हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज हम साइंस का कक्षा 7 का पहला पाठ करते हैं, पादपों में पोषण। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो पादपों में पोषण आप बिल्कुल से समझ जाओगे, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी इसके अंदर ऐसे शब्द आएंगे कि जिसका हमें पता नहीं क्या होता, मैं उनको आपको विस्तार से बताऊँगा। ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं। पादपों में पोषण। पादप पादप क्या होता है पता है आपको? अगर कल्पना सोचो कि आप कैसी परिभाषा देना चाहोगे पादपों की, तो आपने सोच लिया। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही पादप होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को साइंस के अंदर पादप के नाम से जाना जाता है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, अपनी वृद्धि स्वयं करते हैं। ठीक है। और एक छोटा सा पौधा से लेकर और बड़े पौधे तक सभी क्या होते हैं, पादप होते हैं। जैसे कि हरा शैवाल से लेकर बरगद तक, वो सब किसके अंदर आते हैं, पादपों के अंदर आते हैं। और पादपों में पोषण, हम ये देखेंगे कि इस पाठ के अंदर जो पादप होते हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखो, ये पढ़ तो चुके हैं आप कक्षा 6 में, लेकिन मैं आपको अगर बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज क्या होते हैं। पहले तो ये सब है भोजन के घटक। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपना काम करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन से हमारे शरीर को वृद्धि मिलती है, हमारे शरीर का विकास होता है। अगर किसी बच्चे में या किसी में भी प्रोटीन की कमी होती है तो वो दुबला ऐसा लगता है ना। तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि भाई आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। तो प्रोटीन से हमें और ये सब चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमारा शरीर का विकास होता है। वसा, वसा का जैसे कि हमारे जो त्वचा होती है, जब वो चिकनाई है ना, जब वो चिकना होता है, या हमारा जब शरीर के जितने भी पार्ट है वो क्रियाशील बने रहते हैं, तो किसके कारण होते हैं, वो वसा के कारण होते हैं। विटामिन, विटामिन अगर हम ना लें भोजन के रूप में तो हमारे शरीर को काफ़ी सारे रोग हो जाते हैं। तो विटामिन हमारे रोगों को दूर करने के लिए विटामिनों का हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अल्प मात्रा में इसका लेते हैं। ठीक है। एवं खनिज, खनिज जैसे कि नमक है, नमक एक खनिज है जो कि भौतिक पदार्थ होते हैं, उन्हें हम खनिज बोलते हैं। जैसे नमक हो गया, नमक को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जितनी भी हमारी सब्जियां होती है जो हम भोजन खाते हैं उसमें नमक की मात्रा अवश्य डाली जाती है। ठीक है। तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें हम पोषक कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जब भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु आपस में मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तत्व शामिल होते हैं। ठीक है। तो उस आगे है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। आपने देखा है ना, किसी भी पौधे को वो न तो चल फिर सकता है, उसे भोजन की अगर आवश्यकता होती है तो वो स्वयं बनाता है। हम तो चल फिर सकते हैं, खेतों में चले जाते हैं तो वहाँ से अपना जो भी फसल होती है उसको काट कर घर लेके आते हैं, फिर उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। यानी कि हम उनसे भोजन अपना ग्रहण करते हैं। ठीक है। और भूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे।
तो 1.1 पादपों में पोषण की विधि क्या है। जो पादप अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इसके अंदर इन्होंने बताया है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। आपको पता ही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में के अंदर से इसको ग्रहण करते हैं और जल एवं खनिज को वो मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अभी समझा कि सजीवों द्वारा यानी कि जो भी जीव हैं उनके द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण का पता चला कि वह विधि जिससे भोजन अपना कोई भी जीव स्वयं बनाता है तो उसे स्वपोषित कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जो मनुष्य है, हम लोग हैं, हम विषमपोषी हैं क्योंकि हम पौधों पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन ग्रहण करने के लिए। जो पौधे हैं वो स्वपोषी है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। पहेली क्या कहती है भाई, देखो पहेली जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियां तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें पाठ के अंत में मिलेगा। आगे है 1.2 प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, पादप की जो पत्तियां होती है वो उसकी क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियां। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी कि जो उसकी मूल होती है उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो पत्तियां हैं पादप की वो क्या है, उसकी खाद्य फैक्ट्रियां। और जो कच्चे पदार्थ होते हैं जैसे जल और खनिज पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त करते हैं। उनके अंदर उत्तक होते हैं, एक फ्लोएम, जाइलम, ऐसे उत्तक होते हैं। जो जाइलम उत्तक होता है वो अपनी जड़ से खनिज या जल की मात्रा को पत्तियों तक लेकर जाता है। जो फ्लोएम है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊपर से भोजन बना वो नीचे तक लेके आता है। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, भूजो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। ये जो भूजो ने पूछा है इसका जवाब हमने दे दिया है। तो आगे है तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब रंध्र क्या होता है, अगर आप किसी पत्ते को लोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं और छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप इसका सबसे अच्छा इसको देखने के लिए पीपल या बरगद का पत्ता उठाओगे जो सूखा हुआ होगा, उसके अंदर आपको ये रंध्र दिखाई देंगे। ठीक है, जिनके द्वारा पेड़ पौधे अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उन्हीं के द्वारा वो छोड़ते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जब जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं तो वो काम कौन करता है, जाइलम उत्तक।
ये वाहिकाएं नली के समान होती है, जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहेली क्या जानना चाहती है भाई? अब पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों को संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं? इसका जवाब हम अभी पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब सूर्य उगता है, उन पर धूप पड़ती है तो वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है कि मिलना उनको, ठीक है ना। तो अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप भी खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल के अंदर होता है। अब देखो, मैं अगर बताता हूँ आपको, अगर कोई पेड़ पौधा है, ठीक है ना, आप उसके एक अपने दिमाग में चित्र बनाएं कि एक पौधा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है, प्लस जल, और वो नीचे से यानी कि मृदा के नीचे से जल ग्रहण करता है। जब वो ऊपर से यानी कि पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और धरती के नीचे से जल और ऊपर उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। अब क्लोरोफिल जो कि पत्तियों के अंदर होता है, तो जब ये प्रक्रिया चलती है तो इससे क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगर हम बोले कि 6 अणु CO2 प्लस 12 H2O, और जो प्रक्रिया बनती है प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल, तो आगे मिलेगा इसको कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। प्लस में क्या निकलेगा? 6O2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल। ये चीज़ें इसके अंदर से निकलेंगी, ठीक है। तो ये इसका प्रक्रम होता है। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त होती है, जो वायुमंडल के अंदर पैदा होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब ये जो मंड है, ये स्टार्च, ये क्या है? ये होता है जी आपका कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उसे ही हम मंड बोलते हैं, ठीक है। और एक ऊपर रह चुका है कोशिकाएं। कोशिकाएं का आपको नाम को भली भांति से आप परिचित हो कोशिका से। तो कोशिका की मैं आपको बताता हूँ कि रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर कोशिका का उन्होंने खोजा था। उनको ही इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। जब कोशिकाएं आपस में मिलती है तो एक ऊतक का निर्माण करती है। हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है। तब कोशिका के कुछ भाग दिए हुए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। इसी जैसे कि ने देखा कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी घर है, कोई बिल्डिंग है, वो ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बनता है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है।
कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब जो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब ये जो केंद्रक है यहाँ, ये देखो बीच में है बिल्कुल, ठीक है ना, तो इसे केंद्रक बोलते हैं। और जो ये बाहर को जो ये संरचना दिखाई दे रही है आपको कोशिका की, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जो ये कोशिका के बीच के अंदर है, केंद्रक और कोशिका के झिल्ली के बीच में है, उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और आगे है जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है कि क्लोरोफिल के बारे में बता रखा है कि जैसे पौधे अपना जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसकी प्रक्रिया इन्होंने चित्रों के माध्यम से बताया है। देखो जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। जो ये ग्रीन भाग है इसका लवक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका रंग हरा होता है, इसलिए इसे क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक। ये हो गया इधर, ठीक। और जो पत्तियों का ये भाग इन्होंने बांट रखा है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र ये इन्होंने दिया है। जाते हैं पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। जब किसी पौधे में स्टार्च या मंड पाया जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की जो विधि थी वो उन्होंने संपन्न हो गई है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब ये देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है उन्होंने, इसके अंदर बताया है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ से मैं आपको 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे बनेंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्तियों के ऊपरली भाग से ली जाती है पत्तियों के द्वारा, और जो ऑक्सीजन है वो निर्मुक्त की जाती है वायुमंडल के अंदर पत्तियों के निचले हिस्से के द्वारा, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, यानी कि जो उसका ग्रीन भाग होता है, हरा भाग होता है, तो उस समय उनका जो ये विधि है प्रकाश संश्लेषण की ये पूरी होती है, ठीक है। आगे भूजो आ गया भाई। भूजो क्या पूछना चाहता है, भूजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल होता है, इसका जवाब हम अभी पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ आगे। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर देखते हैं बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके जल का क्षय रोकने के लिए उनमें वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। और आगे है क्रियाकलाप 1.1, ये क्या कहता है, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, एक को अधिक अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों को पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 या 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रक्षेपण अपनी नोटबुक में लिखें, जो आपने उसके अंदर अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन की है, वो आप अपनी नोटबुक में लिखें कि क्या क्या उनमें फ़र्क दिखाई दिया है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, यानी कि उनको ऊपर से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। जैसे कि कोई पत्ती आपको लाल दिखाई देती है या पीली दिखाई देती है, भूरे रंग की दिखाई देती है, तो उसके नीचे हरी पत्ती होती है, जो ऊपर लाल दिखाई दिया आपको, वो उसको क्या कर लेती है,
प्रच्छादन या उसको ढक लेती है वो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्मित होता है। आपने गिल्ली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई देखा ना आपको, जैसे कि तालाब होता है उसके अंदर हरे रंग की एक चादर सी छाई रहती है, उसे हम अवपंकी या काई के रूप में बोलते हैं, देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। अब शैवाल का पता चल गया, जो तालाब के अंदर काई होती है ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, हम शैवाल बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा शैवालों का निर्माण होता है और उनके अंदर कवक होते हैं, ठीक है। ये आगे ही पढ़ेंगे इसी पाठ के अंदर। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। तुम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो पौधा होता है वो शैवाल होता है, ठीक है। और अब आगे है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब कार्बोहाइड्रेट का तो हमें पता चल गया कि वो कैसे लेता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लेता है। और जो अन्य खाद्यों को वो कैसे संश्लेषित करता है ये अब पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है ये हम पढ़ते हैं, और लेकिन हमने ये पहले बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है। तो अब ये देखते हैं कि वो नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई। आगे है 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप या पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह यह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं जैसे कि मनुष्य करता है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए, ये हम देखेंगे। आगे है, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अब परपोषी का पता चला। परपोषी वह पादप होते हैं, वह जीव होता है जिस पर कोई ऐसा पौधा जो या ऐसा जीव जो स्वयं भोजन नहीं बनाता और वह उस पर आश्रय लिया होता है। तो जिस पौधे पर आश्रय लिया होता है उसे हम परपोषी कहते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। जैसे कि आपने ये देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन जो हरा पौधा है इसका पर एक पीली पीली जो चादर सी छाई हुई है, इसे ही हम अमरबेल कहते हैं, ठीक है। इसे ही अमरबेल कहते हैं। और जो अमरबेल है वो परजीवी है, जो पादप है वो परपोषी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब
पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? बिल्कुल है। जैसे कि जूं बच्चों के या किसी भी मनुष्य के शरीर पर हो सकती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो परजीवी है। और हम उस समय क्या होंगे, उस समय हम क्या होंगे बताना। अभी पढ़ा था हमने, जैसे कि देखो ये पढ़ा था यहाँ, ये क्या था यहाँ, परपोषी, ठीक है ना। तो हम परपोषी होंगे और जो जूं हैं वो क्या होंगे, परजीवी। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विष विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े यानी कि घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को हम कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू कीटभक्षी है, ये ऐसे जीव होते हैं जो छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। इन्हें ही हम कीटभक्षी कहते हैं। यानी कि भक्षण का मतलब है जो खाना, कीट यानी कि छोटे, जो छोटे कीट पतंग होते हैं उनको खाना कीटभक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अब भुजो क्या है? भुजो भ्रमित है। यदि घट प्राणी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? ठीक है, इसका बारे में हम पढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1.4 मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। भुजो क्या जानना चाहता है कि यह जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादप के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। जैसे कि ये है, ये आपको देखा होगा जब हम कोई सड़ी गली को वस्तु एक जगह इकट्ठी होती है तो वहाँ आपको, हम बचपन में बोलते थे कि सांप की छतरी है ना, वाइट से कलर की और ऊपर उसको छत्ता सा होता है, उसे हम मशरूम कहते हैं। और मशरूम का हम सब्जियों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोनीपत पूरे देश के अंदर नंबर 1 है जहाँ मशरूम का उत्पादन किया जाता है। तो क्रियाकलाप 1.2 के अंदर देखते हैं। ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान, जहाँ यानी कि ठंडक और थोड़ी गर्मी है, उस स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे, यानी कि छोटी छोटी ऐसी चादर सी, रोए टाइप सी। ठीक है ना। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब ये आवर्धक लेंस, ये सूक्ष्मदर्शी, ये एक ऐसे उपकरण हैं जिन्हें हम छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इनका अवलोकन कीजिए अपने प्रक्षेपणों को या फिर ऑब्जर्वेशन, या आप जो अवलोकन को नोटबुक में लिखे जो आपने देखा है। बहुत संभव है कि आपके रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। अब कवक और सहवाग दोनों शब्द आ गए हैं इसके अंदर। कवकों का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि किसी ब्रेड है या कोई भी ऐसी वस्तु जो खाने योग्य हो, अगर हम उसको नम या उष्ण जगह पर 2-3 दिन रख दें तो उसका ऊपर एक रोई की जो परत आ जाती है उसे हम कवक कहते हैं या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं
की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा इसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ये समझा है कि मृतजीवी किसे कहते हैं। वे जीव जो मृत पदार्थों को खाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। आप पूछना कि जब ठंड होती है, जब बारिश होती है, जब हम कोई एक वस्तु को या कपड़ों को एक जगह रख देते हैं, या पूछ लेना कि इसका सीधा जब गर्मियों के अंदर आपके जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको हम रख देते हैं, जब वो सर्दियों के समय निकाले जाते हैं ना, तो उन पर सफ़ेद रंग के धब्बे से हो जाते हैं, उन्हें हम कवक बोलते हैं। ठीक है, ये आप आपके अभिभावकों से या फिर मम्मी पापाओं से पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गई। वह जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? ठीक है, अब भुजो का जवाब मिल गया कि भुजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। जब उसके दादा ने बताया कि उनकी जो फसल थी वो खराब हो गई, तो इसका मतलब ये रोग भी पैदा करते हैं। पहेली ने बताया कि यीस्ट एक छत्रक यानी कि मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। अब कवक हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा काम करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं, दवाइयों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और यीस्ट और छत्रक को बनाने में भी इनका उपयोग होता है। आगे देखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कि वो जीव जो एक साथ रहते हैं, यानी कि उनका घर एक है, और वो जो भोजन ग्रहण करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध को का विशेष महत्व है। ठीक है ना। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। दैट इज इम्पोर्टेंट कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इन्हें सहजीवी संबंध भी कहते हैं। कैसे? जो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। समझा? हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो शैवाल के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है? हरित लवक मिलता है। ठीक है, आगे है 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। हमने पढ़ा कि जब पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जैसे खनिज, जल, ये मृदा से प्राप्त करते हैं, तो वो पोषक तत्व हैं पौधों के। तब ये कहता है कि मृदा में क्या उनकी कमी भी होती है, अगर कमी होती है तो उनकी पूर्ति किस प्रकार होती है। अब देखते हैं हम। क्या आपने किसान को अपने खेतों में अथवा माली का बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्या आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादप दोबारा
लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, उसका पौधे सीधे सीधे रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकते। जब नाइट्रोजन जलीय जैसे कोई पदार्थ उनमें विलय हो जाती है, मिल जाती है, तो उसका रूप वो फिर अवशोषित कर सकते हैं। उनको जो नाइट्रोजन को विलय करते हैं कुछ जीवाणु होते हैं जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है ना। उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दाल फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध को किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के लिए अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। आपने देखा होगा कि कई बार फसल उगाने से पहले, जैसे कि गेहूं है, धान, उसको उगाने से पहले चनों के पेड़ पौधे लगा देते हैं, है ना, पौधे लगा देते हैं, दाल के पौधे लगा देते हैं ताकि उनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए और जो वो फसल उगाते हैं बड़े पैमाने पर तो उसकी मात्रा भी, वो जो उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं, ठीक है। तो इसके प्रमुख शब्द हैं। हमारा जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम इसके देखते हैं जो प्रमुख शब्द जो इसके अंदर आए हैं। पहली बात तो हमने वो सब वहीं क्लियर कर लिए थे, लेकिन एक दोबारा फिर रिवीजन करते हैं। स्वपोषी वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर होता है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि एक लवक जो ग्रीन कलर का, ठीक है ना, होता है पत्तियों के अंदर, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। विषमपोषी वे जीव जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परपोषी परपोषी वो होता है जिस पौधे पर दूसरा जीव अपना भोजन ग्रहण करे तो वो जीव, वो तो होता है परजीवी, और जिससे वो ग्रहण करता है वो होता है परपोषी। जैसे कि मनुष्य परपोषी है, उसके सर में जो जूं है वो परजीवी है, ठीक है। कीटभक्षी पादप जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। पोषक वे पदार्थ जो जीव जंतु खाकर अपनों को पोषित करते, अपनी वृद्धि करते, अपना विकास करते हैं, उनको हम पोषक कहते हैं। परजीवी हमने कर लिया। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मृतजीवी वे जीव जो मृत जीवों का भक्षण करते हैं, इनको खाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। रंध्र जो पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। सहजीवी संबंध वे जीव जो साथ में उनका आवास है और अपना भोजन एक दूसरे से ग्रहण करते हैं और वो एक साथ रहते हैं तो उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। कवक हमने पढ़ा था, जब कोई ब्रेड डबल रोटी या ठंड के दिनों में, यानी कि वर्षा के दिनों में जब उस पर रोएदार कोई एक परत चढ़ जाती है तो वहाँ कवक का निर्माण होता है और ये अपना भोजन
किससे ग्रहण करते हैं? शैवाल से करते हैं। शैवाल को ये अपना रहने का स्थान देते हैं। ठीक है, और आपने क्या सीखा ये सारांश है, इसको आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये एक बार आप खुद पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, और इसके जो प्रश्न हैं ये बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, ये आप कर लेना। चलो मैं जो प्रश्न संख्या 6 है इसको करते हैं। इसमें लिखा होगा क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हरित लवक कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निर्मुक्त करते हैं, यानी कि उत्पादन किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये आपको कर लेना है, ये सिंपल है। इसके अंदर आपको अमरबेल बताना है क्या है। आपने पता है ना कि अमरबेल क्या होता है? अमरबेल दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है जिस पर वो आश्रित होती है। तो अमरबेल क्या हुआ? परजीवी। और जिस पौधे पर वो है परपोषी। ठीक है ना। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को घटपर्णी कहते हैं। सिंपल। तो बच्चों ये क्वेश्चन कर लेना, और आशा करता हूँ कि आपको सब ये समझ में आया होगा। आगे हम अगला पाठ करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, या आपका कोई सजेशन है, या आपकी कोई क्वेरी है, तो मेरे को कमेंट करके बताएं। और अगर इस वीडियो में ऐसा बनाते समय कोई सुधार करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जो शब्द इसमें से समझ नहीं आया आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।